बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रोबेबिलिटीज़ एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के आखिरी सेक्शन इस लेक्चर के आज हम उसको कवर करेंगे और उसमें हम प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, हमने थोड़ी सी इस पे बात की भी थी पहले कि हर वो दो इवेंट्स जो कि एक दूसरे से ऐसे इंडिपेंडेंट कहलाएंगे कि अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के अकरेंस पे कोई फर्क ना पड़े। इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल के यहाँ पहले ही जो बर्थ थी वो फीमेल बेबी की थी, अब जो पहली बेबी पैदा हुई थी वो फीमेल थी, उसका इफेक्ट दूसरी डिलीवरी पे नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे की जो पैदाइश है वो दूसरे बच्चे की जेंडर पे इफेक्ट नहीं करता। इट डज नॉट इफेक्ट द नेक्स्ट बेबी टू बी फीमेल और मेल, इससे इसका कोई वो नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो जब भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग हम निकालते हैं और फिर जब प्रोबेबिलिटीज दोनों इवेंट की हमारे पास सामने आती है तो उसको हम सिंपल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आती है वो उन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ नीचे लाइन में बता भी दी गई है। इसकी मिसाल ऐसे है कि इन टॉसिंग अ क्वाइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a head will occur on both the first coin and on the second coin assuming independence। एक बंदे के हाथ में एक कॉइन है और दूसरे बंदे के हाथ में दूसरी कॉइन है और दोनों वो कॉइन एट द सेम टाइम हवा में उछाल रहे हैं, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक कॉइन का उछलना दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम सवाल करें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर इन दोनों कॉइन्स को हम एट द सेम टाइम हवा में उछालें और दोनों कॉइन जब ज़मीन पे गिरे तो वो हेड सामने आए। अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम क्या करेंगे कि चूंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है हम दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 1 जिसमें हेड आएगा सामने एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 2 इसमें भी हेड आएगा। तो हर कॉइन के दो ही प्रोबेबिलिटीज होती है, या हेड या टेल, और हर साइड की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.5 होती है। जब टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास दो ही होती है तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी वो 0.5 होती है। तो इन दोनों कॉइन्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0.5 और 0.5 है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये ब्रैकेट के निशान का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे पास जब 0.5 और 0.5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इसकी 0.25 आएगी, या अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/4। ये इसकी इंडिपेंडेंट इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है। एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जिस तरह हमने लास्ट बात की थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं कि वो इवेंट एक का इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे हमने बात भी की थी कि एट द सेम टाइम दोनों इवेंट हो भी सकते हैं, एट द सेम टाइम दोनों इवेंट नहीं भी हो सकते, और दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं कि जब एक इवेंट होता है तो दूसरे की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है,
क्योंकि एक इवेंट दूसरे को एक्सक्लूड कर लेता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जबकि इसकी कंपैरिजन में अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट में जैसे मैंने बताया कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों एट द सेम टाइम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसकी कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट ये है कि दो इवेंट्स हैं, एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं भी हो सकते, एक हो सकता है एक नहीं भी हो सकता। लेकिन मेन फैक्टर ये है कि इन दो इंडिपेंडेंट इवेंट के दरमियान कोई कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, कोई सिमिलर कैरेक्टर नहीं होगा। इस सवाल में एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल है कि एक ब्लड बैंक है और उन्होंने अपने स्टॉक में जितने इनके पास ब्लड ग्रुप्स थे वो डिटरमाइन किए। तो इनके पास जो ग्रुप है वो ओ, ए, बी एंड ए बी है, ये वाले जितने भी ग्रुप्स हैं। इसमें उन्होंने हर ब्लड ग्रुप के सामने उसकी तादाद बैग्स की लिख ली कि ओ ग्रुप के 45 बैग्स थे, ए के 29 थे, बी के 21 थे, और सामने उनकी परसेंटेज भी लिखी। टोटल बैग्स हमारे पास जो है वो 100 थे, ठीक है, और उनकी परसेंटेज भी 100 थी। अब सवाल क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट टू पर्सन विल बी ओ ग्रुप, कि जब ब्लड बैंक में अगले दो बंदे आएंगे नेक्स्ट और वो डोनेशन देंगे तो वो ओ ग्रुप वाले होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है। तो इसको हल करते हैं, चलें। अब जवाब ये है कि इफ वन पर्सन हैज जीरो ग्रुप या ओ ग्रुप, इट डज नॉट इंटरफेयर विद दैट ऑफ द नेक्स्ट पर्सन हैविंग ओ ग्रुप। किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और दूसरे का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो इनका एक दूसरे पे कोई असर तो नहीं है ना, कि अगर दो बंदे एक साथ आए, एक का ओ होगा तो दूसरे का भी ओ होगा, ऐसा नहीं है। एक का ए भी हो सकता है, दूसरे का ओ हो सकता है। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि चूंकि ये ब्लड ग्रुप एक इंसान का दूसरे पे असरअंदाज नहीं होता, इसीलिए ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। और हम फिर इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ओ ग्रुप की परसेंटेज 45 है और हमें पता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 कर लें। अगर 100% में से कोई चीज़ है तो उसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें। अब यहाँ 45% है तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.45। तो ओ ग्रुप, एक बंदे की ओ ग्रुप के होने की प्रोबेबिलिटी 0.45 है। इसी तरीके से दूसरे बंदे की भी प्रोबेबिलिटी 0.45 है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास 100 बैग्स है इसमें उनका ओ ग्रुप 45% उसका चांस आया है, तो प्रोबेबिलिटी 0.45 होगी। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0.2025 आएगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। जबकि अगर हम चांस की बात करें या परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट चांस है कि अगले दो बंदे जो आएंगे और वो ब्लड ग्रुप उनका ओ होगा जो डोनेशन देंगे, तो वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 20.25% चांस है कि जो नेक्स्ट दो लोग आएंगे और ब्लड डोनेट करेंगे उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा। एक और सवाल देख लेते हैं कि एक हॉस्पिटल में, मैटरनिटी होम में या नर्सरी में 100 न्यूबॉर्न है, मतलब 100 बच्चे हैं, जिसमें हमारे पास 55 जो है वो फीमेल्स हैं और 45 जो है वो हमारे पास मेल्स हैं। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इनकी यह है कि 55 को 100 पे डिवाइड कर लिया परसेंटेज और 45 को भी 100 पे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 0.55 प्रोबेबिलिटी फीमेल की आ गई और 0.45 प्रोबेबिलिटी मेल या बॉयज़ की आ गई आउट ऑफ दीज 100 बेबीज। सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट 3 डिलीवरीज विच
मे बी फीमेल्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले जो 3 डिलीवरीज इस मेटर्निटी होम में होंगी वो बेबी बॉय बेबी गर्ल्स होंगे, यानी फीमेल बच्चियां पैदा होंगी। सो यहाँ पे 3 फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे अब एक बच्चे का दूसरे की जेंडर पे इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट डिलीवरीज हैं, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव रूल होगा। याद है जैसे हमने पिछले लेक्चर में 3 कॉइन्स की बात की थी, और उसमें तीनों कॉइन्स जो है वो हमारे पास आउट ऑफ 3 कॉइन्स अगर तीनों में हेड आ जाए तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हमने क्या किया था 3/8। सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी। तो अब इस सवाल को देख लेते हैं कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 55 है फीमेल की या बेबी गर्ल की, तो हम इनको मल्टीप्लिकेटिव रूल के हिसाब से 0.55 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0.1664 आएगी, या परसेंटेज पे अगर हम कहें तो कहेंगे कि 16.64% चांस है कि जो नेक्स्ट 3 डिलीवरीज होंगी वो बेबी गर्ल्स होंगी। सो इन समरी हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट अक्सर जो है हमारे पास कंफ्यूजन के साथ आते हैं कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या फ़र्क है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे की अकरेंस ज़ीरो हो जाती है या एक्सक्लूड हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही हो सकता है, तो वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को ज़ीरो कर देता है, मतलब एक इवेंट के होने से दूसरा नहीं हो सकता। जबकि इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि अगर एक इवेंट होगा तो दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो इट लीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर वन अलोन, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी। इसीलिए हम इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लिकेटिव रूल यूज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑड्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ऑड्स ऑफ इवेंट्स। ऑड्स ऑफ इवेंट का मतलब यह है कि अगर एक इवेंट ए है हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी अकरेंस की और उसकी प्रोबेबिलिटी ना नॉन अकरेंस की, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक ही इवेंट पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मौसम के हालात अगर आप अपने मोबाइल में जो गैजेट्स में आप देख लें, और आप देखते हैं कि आपको प्रेसिपिटेशन लेवल या ह्यूमिडिटी लेवल भी दिख रहा होता है कि आज जो है वो बारिश का चांस, वो जो ड्रॉप साइन के साथ नज़र आ रहा होता है कि 65% है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है कि 65% चांस है कि बारिश होगी। अब आउट ऑफ 100 अगर हम 65 निकालें तो बाकी हमारे पास 35 रह जाता है, तो हम कहते हैं कि 35% चांस ये भी है कि बारिश नहीं होगी। सो ऑड्स ऑफ इवेंट हम उसको कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय, अगर हम ऑड्स ऑफ ए की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए। तो हमने पहले बात की थी कि हम प्रोबेबिलिटी को 0 से लेके 1 तक काउंट करते हैं, और हम कहते हैं कि अगर एक इवेंट बिल्कुल नहीं होगा तो वो 0 होगा, और अगर एक इवेंट लाजमी होगा तो वो 1 होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, ए का मतलब रेन यानी बारिश का होना है। अब मैं देख रहा हूं इसके ऑड्स, ठीक है, तो मैं ये कहूं कि बारिश का चांस है, प्रोबेबिलिटी है 0.65, जबकि बारिश ना होने का जो हमारे पास है वो है 1 - 0.65, क्योंकि हमारे पास जो है अगर मैं 65 को कन्वर्ट करूं
अगर मैं 65 को कन्वर्ट करूं प्रोबेबिलिटी में तो 0.65 होगा। बाकी ये चांस ऑफ अकरेंस है। अगर मैं नॉन अकरेंस की बात करूं तो मेरे पास रह जाता है 35%। तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करूं प्रोबेबिलिटी में तो 0.35 होगा। सो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि probability of rain is 65 divided by 1 total probability 100% minus probability of नॉन अकरेंस ऑफ रेन, तो वो 0.35 होगी। तो उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास ऑड्स ऑफ रेन आएगा। अच्छा, एक सिंपल वे में बता देता हूं। ऑड्स बायोस्टैटिस्टिक्स में ये एग्जाम्पल अगर हम कर लें तो इसमें लिखा है कि बर्थ वेट ऑफ बेबीज अगेंस्ट पेरीनेटल केयर। ठीक है, कि वो फीमेल्स जिनको पेरीनेटल केयर मिली थी और उनके हम जो है बेबीज का वेट कर लेते हैं। ठीक है, सो वो फीमेल्स, अब ये देखें इसके कंडीशंस देखें कि वो फीमेल्स जिनको पेरीनेटल केयर नहीं मिला था, नो पेरीनेटल केयर, ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करें। एक कंडीशन ये है कि जिनको पेरीनेटल केयर नहीं मिला था तो उनके हाथ उनमें से टोटल अगर 250 बच्चे थे तो उसमें 75 ऐसे बच्चे थे जिनका लो बर्थ वेट था और 175 ऐसे बच्चे थे जिनका नॉर्मल वेट था। ठीक है, आउट ऑफ 250 175 बच्चे नॉर्मल थे और 75 बच्चे लो बर्थ वेट के साथ थे, उन फीमेल्स के हाथ जिनको पेरीनेटल केयर नहीं मिला था। जबकि हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है जिसमें टोटल 200 बच्चे और उनकी मदर्स को हमने देखा था, और वो ऐसी मदर्स थी जिनको पेरीनेटल केयर मिला हुआ था। ठीक है, सो उनमें से आउट ऑफ 200 180 बच्चों का वेट नॉर्मल था जबकि 20 बच्चों का वेट इबनॉर्मल था। अब ये तो आपको डेटा दिया गया, तो अगर दोनों कैटेगरीज का कंबाइन हम लो बर्थ वेट वाले बच्चों को देखें तो वो 95 है, और अगर नॉर्मल बर्थ वेट वाले बच्चों को देखें तो वो 355 है, और टोटल हमारे पास 450 बच्चे हैं। सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो बर्थ वेट विद नो पेरीनेटल केयर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो बर्थ वेट विद नो पेरीनेटल केयर। तो हमने देखा कि नो बर्थ वेट, ठीक है, नो पेरीनेटल केयर एंड लो बर्थ वेट, ये दो चीजें हमने देखनी है इस कंडीशन और इसके हिसाब से। तो ऑड्स, एक ही चीज के ऑड्स देखने हैं ना, इसी कैटेगरी के ऑड्स देखने हैं, हमने तो किसी और में नहीं देखने। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल बच्चे 250 है जिसमें लो बर्थ वेट 75 का है, बाकियों का नहीं है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले हम इंडिविजुअल जो अकरेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी देखें। तो हमें पता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो बर्थ वेट विद नो पेरीनेटल केयर, जो असल सवाल है, तो हमारे पास आउट ऑफ 250 75 बच्चों का वेट लो था, लो बर्थ वेट के साथ थे, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 थी। अब बाकी क्या होगी, हमारे पास हमें पता है ना प्रोबेबिलिटी 1 माइनस जो नॉन अकरेंस की होगी। सो अकरेंस की तो हमने मालूम कर ली 0.3 है, तो जब हम 1 माइनस 3 करेंगे तो नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.7 आ जाएगी। ठीक है, सो इसमें यह है कि द ऑड्स ऑफ लो बर्थ वेट विद नो पेरीनेटल केयर, अगर उस सवाल में हम ये डेटा एंटर करें तो हमें इसका जवाब बड़ा इजीली मिल जाएगा कि लो बर्थ वेट की प्रोबेबिलिटी, सो आप देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास चांस ऑफ अकरेंस टोटल जो है वो 0.3 है। ठीक है,
और इसको हम डिवाइड करते हैं चांस ऑफ नॉन अकरेंस पे, तो हम निकालते हैं कि 1 माइनस 0.3 अगर हम कर लें तो वो हमारे पास आएगा 0.7। तो उसकी हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसको आप कैलकुलेटर से कर लें, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.7 दैट इज 0.42। सही है। इसकी इंटरप्रिटेशन हम ऐसे करेंगे कि फॉर एवरी 7 नॉर्मल बेबीज, ये जो यहाँ पे चांस में इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर दिया तो 7/3 आएगा, कि अगर फॉर एवरी 7 नॉर्मल बेबीज देयर आर 3 लो बर्थ वेट बेबीज व्हेन देयर इज नो पेरीनेटल केयर, कि हर 7 में से 3 ऐसे बच्चे होंगे कि अगर उनको पेरीनेटल केयर नहीं मिला होगा तो उनका लो बर्थ वेट होगा। ठीक है। बाकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो बर्थ वेट विद पेरीनेटल में हमने देखा है, तो उसमें ये पिछले अगर आप उसमें देख लें टेबल में, तो पेरीनेटल में हमारे पास लो बर्थ वेट 20 था और टोटल नंबर 200 था। तो 20 डिवाइडेड बाय 200 कर लें तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0.1 होगी। इसकी ऑड्स आप इसी फार्मूले से निकालें, 0.1 माइनस 1 बाई 0.1, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 या 1/9 होगी। इसका मतलब ये कि हर 9 में से एक बच्चा लो बर्थ वेट के साथ होगा अगर पेरीनेटल केयर उनको प्रॉपर मिलेगी। तो देखें कितना डिफरेंस आया पेरीनेटल केयर की होने से लो बर्थ वेट की अकरेंस पे। ठीक है। सो आज का आपका इतना ही काफ़ी है। ये आपका जो स्लाइड पे नज़र आ रहा है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये आपका होमवर्क है और मुझे आपने शेयर करना है। ठीक है। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।